थर्ड में पे जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स करते हैं। चलो, तो फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में था ऐसे दो डिस्क है, दोनों का मास सेम है, इसका डेंसिटी है d1, इसका डेंसिटी है d2, इसका डेंसिटी थोड़ा बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और उन दोनों का थिकनेस भी सेम है, और रेडियस इसका r1 है, इसका रेडियस मैंने r2 एज्यूम किया है। अब बोल रहा है कि क्या मास से सेम है, ठीक है, ओके। डेंसिटी इसके पहले वाले का बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का, एक मिनट है, तो क्या बोलता है, दोनों का मास सेम है। तो दोनों का मास सेम है, तो यहाँ पे मैंने मास का इक्वेशन लिया पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी मास का यहाँ पे इक्वेशन लिया है। तो मास क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल है ना, डिस्क है, लेकिन उसको इसका वॉल्यूम कैसा फाइंड आउट करेंगे, सिलेंडर एज्यूम करके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये हो गया पहले वाले का वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी हो गया उसका मास, और ये दूसरे वाले का मास। उसी तरह से अगर d1 बड़ा है, यहाँ का डेंसिटी बड़ा है, थिकनेस तो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल होगा, यहाँ का d1 अगर बड़ा है तो मल्टीप्लीकेशन इक्वल होने के लिए r1 को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, और r2 क्या है फिर, बड़ा है, ठीक है, ओके। तो किसका कंपैरिजन बोला है, r2 बड़ा है r1 छोटा है, इससे पता चलता है, लेकिन हमको कंपेयर करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के लिए mr1 स्क्वायर अपॉन 2 mr2 स्क्वायर अपॉन 2, अभी दोनों का मास सेम है लेकिन r2 तो बड़ा है, इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा रहेगा। चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऐसा एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस दिया है r, और उसका थिकनेस भी दिया है r/6। तो उसको मेल्ट किया और उससे एक स्पीयर फॉर्म किया, तो उस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अगर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ऐसा क्वेश्चन है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे लिखा है mr स्क्वायर, तो r स्क्वायर यहाँ पे बाजू में लिखा 2 एज इट इज, और डिस्क का मास जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया है, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, ठीक है, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पर, किसके लिए, डिस्क के लिए। अब स्पीयर के लिए देखो, स्पीयर का रेडियस कुछ पता नहीं है, तो वो मैं पहले निकाल रहा हूँ। तो ये है मास ऑफ डिस्क, और यहाँ पर है मास ऑफ स्पीयर, दोनों सेम चाहिए। तो मास ऑफ डिस्क क्या, पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ डिस्क, इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास ऑफ डिस्क। जो स्पीयर नया बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। तो इसको सॉल्व करने के बाद RS स्पीयर का रेडियस कितना आता है, इतना आता है। तो क्यूब रूट लेने के बाद ये 3/24 मतलब 1/8, 8 का क्यूब रूट कितना आता है 2, तो r का क्यूब रूट r। तो RS स्पीयर का रेडियस, ये जो डिस्क है उससे क्या आता है, आधा आता है। क्लियर इधर तक। अब स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mrs/5, स्पीयर का रेडियस स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर, r किसका, स्पीयर का। तो 2/5 एज इट इज, मास स्पीयर का कितना है यहाँ पे पुट किया 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी, और RS का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लिया तो ऐसे आता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, क्या किया है नीचे, हाँ, इस IS में RS पुट किया है, RS कितना है, RS है r/2, RS कितना है, स्पीयर का रेडियस डिस्क का डिवाइडेड बाय 2, तो RS की जगह पे r/2 पुट किया तो ये आता है, ठीक है। और इसमें क्या किया है, ऊपर देखो, इस इक्वेशन को मैंने ऊपर उठाया ये यहाँ पर, तो 8/5 पाई रो अपॉन 32 एज इट इज 32 लिया मैंने, और r/5 को क्या लिख सकता हूं मैं, r/5 को इधर से कहें 12i अपॉन पाई रो, 12i अपॉन पाई रो r/5 को लिखा है। इसको सॉल्व करो, फिर आंसर आता है I/5। स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के साथ कंपेयर किया तो 1/5 हो जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, अगर अर्थ का रेडियस हाफ होता है तो दिन का टाइम कितना हो जाएगा, एक दिन 24 आवर्स का रहता है, वो कितने आवर्स का हो जाएगा।
तो जब इमीडिएटली रेडियस हाफ होता है तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल दोनों क्या रहने चाहिए, सेम। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल I1 इंटू ओमेगा 1, एंगुलर मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। तो I1 को मैंने यहाँ पे पुट किया 2/5 mr², और I2 कितना है 2/5 m, जो नया रेडियस है r/2 का स्क्वायर लिया तो r²/4 होता है। इससे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशो लिया तो 4, तो ओमेगा 4 टाइम्स बनता है। ओमेगा मतलब अर्थ का गोल घूमने का स्पीड कितना बनता है, 4 टाइम्स। खुद के अबाउट अर्थ का गोल घूमने का स्पीड कितना होता है, 4 टाइम्स। तो दिन का टाइम क्या होगा, 4 टाइम्स से कम होगा। फास्ट घूम रहा है मतलब पहले 24 आवर्स लगता था गोल घूमने के लिए, अब फास्ट घूमेगा तो 6 आवर्स में 6 आवर्स में काम कर लेगा। तो 24 आवर्स लगता था, अब 4 टाइम्स फास्टर हो गया तो 4 टाइम्स टाइम कम लगेगा, तो 6 आवर्स में ही काम करेगा। 24/4 6 आवर्स में ही एक दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ये ऐसा एक डिस्क है, एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एक 5 ग्राम का वैक्स का ऐसा टुकड़ा हम लोग अगर रखेंगे तो क्या होता है, ओमेगा जो पहले था डिस्क का वो आधा होता है। ओमेगा जो पहले था उससे अब ओमेगा कितना होता है, आधा। तो ये भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 चाहिए था, यहाँ पे 1 ही लिखा है मैंने, 2 चाहिए था इधर। तो ओमेगा क्या होता है, आधा हो रहा है। ये वैक्स यहाँ पे पुट करने के बाद ओमेगा आधा हो रहा है। ओमेगा आधा हो रहा है मतलब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता होगा, डबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सेम रहना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल क्यों होता है, डबल इसलिए होता है क्योंकि वैक्स का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उतना ही डिस्क का है। तो डिस्क का पहले I था, डिस्क का I था, और वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I है। अब वैक्स पुट करने के बाद वैक्स का I और डिस्क का I, ऐसा करके दोनों का कितना हो जाएगा, 2I। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I बनता है वैक्स यहाँ पे डालने के बाद। तो वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब वैक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो वैक्स का और डिस्क का सेम है क्योंकि वैक्स डालने के बाद डबल होता है, मतलब डिस्क का जो है प्लस वैक्स का ऐसा मिलके डबल होता है, मतलब डिस्क का और वैक्स का सेम है। तो डिस्क का कितना है, mr², m दिया है, r दिया है, डिस्क का नहीं दिया, सॉरी, वैक्स का दिया है। तो वैक्स का कैसे निकालेंगे, वैक्स पॉइंट है, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, mr²। तो m वैक्स का यहाँ पे लिया है, r डिस्टेंस ऑफ वैक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे लिया है, तो इतना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना ही डिस्क का रहेगा, इतना ही वैक्स का रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में वेलोसिटी पूछा है। जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के नीचे आता है तब उसका वेलोसिटी कितना है ये पूछा है। तो फॉर्मूला का है √2gh/1 + k²/r²। ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करने के बाद m² होता है। m² मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नीचे mr²। ये भी फॉर्मूला चलता है, ये भी चलता है, लेकिन मैं पहले वाला यूज करने वाला हूँ। तो डिस्क के लिए मैंने डिस्क का नहीं, सिलेंडर का बोला है वहां पे। तो सिलेंडर अभी रोटेट होते हुए आ रहा है, तो सिलेंडर कैसा काम करता है, डिस्क जैसा काम करता है। तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क जैसा ही लेना रहता है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहाँ पे लिया है, मतलब सिलेंडर का ही, mr²/2 = mk²। तो सिलेंडर के लिए k कितना आता है, r/√2, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इतना आता है। तो ये वाला मैंने k इधर पुट किया और ये फॉर्मूला वापस से इधर लिखा है मैंने इधर। तो ऊपर 2 था 2, g था g, h कितना था 0.25 ले लिया, 1 प्लस कितना k²/r², k इधर डाला, k² मतलब r/√2 का स्क्वायर, r² कैंसिल, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इधर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1.8 आता है SI में। अगर उसको हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 180 आता है, 180 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशो कैसा है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mu², और टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर का और ये नीचे का एज इट इज रखा है मैंने। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², और ओमेगा को v/r लिखा है और उसका स्क्वायर v²/r²।
तो इसको सॉल्व करो तो कितना आता है 0.7। तो ये आता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो टोटल में से ट्रांसलेशनल कितना है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल आता है फ्रैक्शन 0.7 है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आता है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल में से कितना है 70% है, 70% अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 70% आता है। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 50 में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर रहता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ये। तो इतना आता है। अब वहां पे ये ऑप्शन नहीं है तो इसका बराबर -i और -2 वाला ऑप्शन है। तो वहां पे डिफाइन नहीं किया फाइनल कौन सा पॉइंट है इनिशियल, तो इसको फाइनल पकड़ो, इसको इनिशियल पकड़ो और उल्टा सब्ट्रैक्शन करो तो उल्टा आता है, मतलब साइन उल्टा होता है, -i -2k। तो ये वाला ऑप्शन है। तो कौन सा फाइनल कौन सा इनिशियल बोला नहीं, तो कैसे भी सब्ट्रैक्ट करो चलता है। देन क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा अच्छा है, देखो क्या है। 400 मीटर का ऐसा सरकमफरेंस है, 15 मीटर पर सेकेंड से ऐसा ऑब्जेक्ट भाग रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 था और 10 मीटर जाने के बाद उसका वेलोसिटी कितना होता है v2। अभी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन कितने से चेंज होता है, इधर का इधर जब आता है तो कितना एंगल क्रॉस रनर ने कितना एंगल कवर किया है, थीटा। तो ये v1 और v2 में भी कितना एंगल रहता है, थीटा ही रहता है। रनर ने अगर थीटा एंगल कवर किया तो v1 और v2 में भी एंगल कितना रहता है, थीटा। थीटा कैसे फाइंड आउट करने का, देखो तो पहले देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसा करना है उसका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं चेंज। उसका मॉड अगर चाहिए मुझे इस वेक्टर का तो कैसा, रूट ऑफ सब्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला है, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर -2v1 v2 cos थीटा। तो हमको थीटा चाहिए, v1 और v2 तो पता है ना कितना 15 दिया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, बस मुझे क्या निकालना है अभी, थीटा। तो थीटा कैसा, 400 मीटर पूरा सरकमफरेंस मतलब कितना एंगल, 360 डिग्री। अगर रनर इधर से इधर आता है मतलब 10 मीटर ही क्रॉस करता है, 10 मीटर मतलब कितना थीटा, 10 मीटर 400 मतलब 360, तो 10 मीटर मतलब कितना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, 10 इंटू 360 अपॉन 400, तो ये 9 डिग्री आता है। तो यहाँ पे थीटा 9 डिग्री पुट करके कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन कॉस ऑफ 9 पता नहीं है, थोड़ा मुझे लगता है तो वो ऑप्शन में है ही नहीं आंसर, तो बोनस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, 100 मीटर रहना चाहिए। अगर ये 100 मीटर होता है तो यहाँ का एंगल 90 आ जाएगा। अगर यहाँ का एंगल 90 आता है तो इधर cos ऑफ 90 हो जाएगा, और cos ऑफ 90 मतलब ये वाला पार्ट 0। तो आंसर क्या आएगा, 15√2। तो 15√2 है तो ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बोनस चाहिए क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 में रिंग है और यहाँ पे डिस्क है, और क्या बोल रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी मैंने सेम लिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 12I ओमेगा स्क्वायर। अभी रिंग के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। उसको क्या किया, रिटार्डिंग टॉर्क लगाया, और बिकॉज ऑफ रिटार्डिंग टॉर्क वो रिंग क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद रुकता है। कितना रोटेशंस करने के बाद, n रोटेशंस करने के बाद रुकता है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो रिंग का फाइनल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा है लेकिन एक्चुअली ओमेगा के लिए फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला में यहाँ पे नीचे क्या है यूज कर रहा हूँ, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो ओमेगा फाइनल कितना है, 0 है। ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा आर का स्क्वायर, मतलब जो भी रिंग का ओमेगा था वो ओमेगा आर का स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि रिटार्डिंग टॉर्क है इसलिए माइनस। -2 इंटू अल्फा, अल्फा मतलब टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर, इंटू थीटा, थीटा कितना है, एक रोटेशन मतलब 2 पाई, तो n रोटेशंस मारता है तो n इंटू 2 पाई। तो ये माइनस है तो इधर उधर करके मतलब ये माइनस वाला उधर जाता है तो प्लस बनता है। तो ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला प्लस में आई आर मैंने उधर शिफ्ट किया, ओमेगा इधर जाता है, ओमेगा इधर भेजने का, उसको उसके साथ आई आर भेजो। तो आई आर ओमेगा आर का स्क्वायर मतलब कितना आता है, इतना आता है। ठीक है, तो सिमिलरली मैंने डिस्क को भी वही इक्वेशन अप्लाई किया। तो आई आर के जगह पे क्या आएगा, आई डी आएगा, ओमेगा आर की जगह पे ओमेगा डी आएगा। 2 इंटू टॉर्क तो उतना ही है, 2 पाई, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर
और यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन n हुआ है बिफोर स्टॉपिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन कितना होता है डिस्क में मुझे पता नहीं है, तो मैंने n1 एज्यूम किया है। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका और लेफ्ट हैंड साइड इसका सेम है, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, दोनों का लेफ्ट सेम है तो दोनों का राइट भी सेम चाहिए, तो n इज इक्वल टू n1 चाहिए। तो ऑप्शन क्या आता है, डी ऑप्शन आता है। देन क्वेश्चन नंबर 23 में क्या किया, देखो यहाँ पे ऐसा रॉड है, रॉड को इधर हिंज किया है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है रिजिड को, रिजिड एंड से। स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, T है। तो जब इक्विलिब्रियम है तब मैंने इक्वेशन लिखा है, जब इक्विलिब्रियम है तब मैंने इक्वेशन लिखा है, तो तब इक्वेशन क्या रहता है, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो ऊपर वाला फोर्स क्या है, T प्लस इधर का रिएक्शन, ये सपोर्ट पे रिएक्शन मिलता है, T प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg। कुछ काम का नहीं है, लेकिन ऐसे ही तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है। जब स्ट्रिंग हम लोग तोड़ेंगे, ये वाला स्ट्रिंग हम लोग तोड़ेंगे, तब ये ऐसा नीचे आएगा। तो नीचे जब आएगा तब मैंने कैलकुलेट किया है किसके अबाउट रोटेट होता है, ए के अबाउट। तब ये रॉड किसके अबाउट रोटेट होता है, ए के अबाउट। तो ए के अबाउट मैंने टॉर्क निकाला है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है, mg है, और परपेंडिकुलर अभी एक ही फोर्स लगेगा ना, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है तो ये एक ही फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स कुछ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं किया करता, क्योंकि जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है वो वहां पर ही आ रहे ना, ये वहां पर ये फोर्स है। ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इस वाले फोर्स का डिस्टेंस इस पॉइंट से 0 है। तो ये वाला फोर्स कुछ टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता, ये वाला ही टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो फोर्स mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2। तो mg इंटू L/2 ये हो गया टॉर्क, और टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ए के अबाउट कितना है, ml²/3। तो आंसर इतना आता है ये। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क है, डिस्क को क्या किया, 1/4 पार्ट उसका कट किया। तो 1/4 पार्ट कट करने के बाद भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम ही रहता है। यहाँ पे mr²/2, यहाँ पर भी mr²/2 ही रहता है। लेकिन क्या होता है, इतना मास कट करके फेंक दिया, तो जो मास चेंज हुआ है वो मास यहाँ पे लेने का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 1/4 पार्ट कट करने के बाद भी उतना ही रहता है, वही फॉर्मूला mr²/2। लेकिन m कहाँ का, अब जो नया मास है वो, तो नया मास क्या रहेगा, 3/4 पुराना मास। तो 3/4 इंटू पुराना मास r²/2। तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आता है। कौन सा भी रिंग अगर पूरा है, रिंग का भी 1/4 पार्ट कट किया तो भी फॉर्मूला mr², अगर रिंग का है तो बाद में रिंग का भी mr² ही रहता है। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता है, लेकिन क्या नया जो मास है वो लेने का। यहाँ पर जो मास नया है वो मास यहाँ पे लेने का। तो मास 3/4 होता है, तो 3/4 m लिया है मैंने। ठीक है, चलो 28 में क्या पूछ रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स है कंपेयर टू उसके दूर। तो उसके दूर मतलब क्या, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0 × H है। और फेरोमैग्नेटिक में कितना है, Bf है, मैंने पकड़ा है Bf। फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने पकड़ा है Bf इज इक्वल टू म्यू फेरोमैग्नेटिक का इंटू H। तो H क्या रहता है, कौन से भी मटेरियल के अंदर H सेम रहता है। H का प्रॉपर्टी क्या रहता है, कौन से भी मटेरियल के अंदर H सेम रहता है। तो H वैक्यूम में और H फेरोमैग्नेटिक के अंदर सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर B 4 टाइम्स होता है तो उसका मतलब कौन 4 टाइम्स हो रहा है, H तो सेम है, उसका मतलब म्यू 4 टाइम्स हो रहा है। तो म्यू फेरोमैग्नेटिक का इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स होता है, 4 μ0। तो म्यू फेरोमैग्नेटिक का इसका फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू फेरोमैग्नेटिक का μ0 × μr। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा μ0 × μr। तो इधर का μ0 और उधर का μ0 कैंसिल हो जाएगा। तो μr कितना है, फेरोमैग्नेटिक का μr आ गया 4। तो रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का कितना आता है, 4। रिलेटिव परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक का कितना आता है, 4 आता है। और टोटल परमेबिलिटी कितना, ये μ0 × μr। टोटल परमेबिलिटी कितना आता है फेरोमैग्नेटिक का, μ0 × μr। μ0 कैंसिल होता है तो μr आता है 4। साई निकालना है तो साई कितना रहता है, μr में से 1 माइनस किया तो साई निकलता है। तो ससेप्टिबिलिटी 3 है, μr 4 है। जो पूछा है वो आंसर है अपना। देखो क्या पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में देखो क्या किया है, दो ऐसे मैग्नेट्स है,
दोनों के नॉर्थ एक साइड में लिया, दोनों के साउथ एक साइड में लिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो T1 लिखा है टाइम पीरियड का। ओके, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिलेबस में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर में एक बार यहाँ ये फॉर्मूला आता है 2π√I/MB, कहाँ पे तो एक बार ये फॉर्मूला आता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो दोनों का नॉर्थ एक साइड, दोनों का साउथ एक साइड, तो फॉर्मूला क्या है, T = 2π√I/MB। T = 2π√I/MB। तो I कितना, दोनों का एडिशन करने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I1 + I2। MB, B तो B रहेगा, लेकिन M कितना, BH रहता है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेट, तो B क्या लेने का, BH। और M कितना, मोमेंट्स नॉर्थ एक साइड पे है, तो दोनों का एडिशन होता है मोमेंट्स का, तो M1 + M2। तो ये पहली वाली फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 12 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के ऑपोजिट रहती है, तो 1/12 ऑसिलेशंस पर मिनट यहाँ पे लिखा है। 1 फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ना, तो 1 यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा है, जो यूनिट है उसी यूनिट में लिखा है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, अनलाइक पोल्स, इधर का नॉर्थ इधर सेंड किया, तो नॉर्थ साउथ एक जगह पे आएगा, इधर का नॉर्थ और इस वाले का साउथ इधर आता है। तो इस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैसा ही होता है, एडिशन ही होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और अब इस केस में फ्रीक्वेंसी होता है 4, तो 1/4, इस केस में टाइम पीरियड 1/4, तो दोनों का रेशियो लिया तो ऐसा आता है, तो स्क्वायर किया दोनों का, 2π I1 + I2 कैंसिल होता है, तो दोनों का रेशियो लिया तो इधर ऐसा आता है, और उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आता है 5/4। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब प्लेन पासिंग थ्रू दोनों पोल्स, मैग्नेटिक दोनों पोल्स, अर्थ के मैग्नेटिक दोनों पोल्स, और जहां पे हम लोग खड़े हैं वहां से वो मेरिडियन पास होता है। अगर ये मेरिडियन वगैरह अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो क्या करो, यूट्यूब पे उसका वीडियो देखो, एनिमेशन वाला वीडियो देखो, तो वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लासरूम में भी मैंने एकदम अच्छे से बताया है, लेकिन अभी भूल गए हो तो क्या करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, 3D अगर वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एंगल ऑफ डीप क्या है। एनिमेटेड वीडियो देखो, क्या कौन सा वाला, एनिमेटेड वीडियो देखो, ज्योमेट्रिक मेरिडियन क्या है, इक्वेटर क्या है, एक्सिस क्या है, थोड़ा वीडियो देखोगे एनिमेटेड तो अच्छा समझेगा तुमको। ठीक है, ये प्लेन रहता है, वर्टिकल प्लेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या है, ये है अपेरेंट डीप और ये है एक्चुअल डीप। तो अपेरेंट डीप और एक्चुअल डीप का रिलेशन का ये फॉर्मूला है। डीप कहाँ पे मेजर करने का रहता है, सपोज ये मेरा है डीप निडल, देखो ये डीप निडल है, तो डीप कहाँ पे मेजर करने का, पहले यहाँ पे डीप, एंगल ऑफ डीप कैसे मेजर करने का, तो पहले यहाँ पे रखने का मैग्नेटिक कंपास रखने का, तो कंपास ऐसा ऐसा गोल गोल घूमता है और कंपास ऐसा रहता है, कंपास ऐसा रहता है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन है, कंपास ऐसा रहता है मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस कंपास में से जो भी प्लेन जाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, इस कंपास में से जो भी प्लेन जाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन अपनी जगह से आगे जाके नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से और पीछे जाके साउथ मैग्नेटिक पोल से पास होता है, तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन पता चला, तो उसमें ही डीप निडल मतलब ऐसा ऊपर नीचे होता है, तो मैग्नेटिक निडल मेरिडियन में ही डीप निडल पुट करने का। तो डीप निडल अगर ऐसा रहता है तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल मारता है वो रहता है एंगल ऑफ डीप। तो वो एंगल ऑफ डीप कहाँ पे मेजर करने का रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना पड़ता है, ये डीप निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना पड़ता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में रखने के बाद डीप निडल एकदम बराबर एंगल ऑफ डीप बोलता है, वो कितना है थीटा, वो कितना है फाई, वो बराबर एंगल ऑफ डीप कितना है फाई। ठीक है, अब क्या किया, अब मैग्नेटिक मेरिडियन में डीप निडल नहीं रखा, थोड़ा एंगल किया, ऐसा नहीं रखा, थोड़ा एंगल किया। कितना एंगल किया, एक्स एंगल किया, वहां पे दिया है ना क्वेश्चन में। इधर अगर रखते थे तो डीप बराबर बताता है फाई, लेकिन इधर नहीं रखा डीप निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में ही पुट करना चाहिए डीप चेक करते वक्त, लेकिन डीप निडल को थोड़ा एक्स एंगल से शिफ्ट किया, तो अब भी ये थोड़ा डीप बताता है, लेकिन अब जो डीप बताता है वो गलत बताता है। अब जो डीप बताता है वो गलत बताता है, वो कितना रहता है, वो अपेरेंट डीप रहता है, उसको बोलते हैं फाई डैश, उसको बोलते हैं फाई डैश।
और अपेरेंट डीप और एक्चुअल डीप, अपेरेंट यहाँ का डीप और मेरिडियन का डीप मतलब एक्चुअल डीप, मेरिडियन में डीप बताता है एक्चुअल डीप, और मेरिडियन छोड़ के डीप वो अपेरेंट डीप, इनका रिलेशन कैसा रहता है? तो इनका रिलेशन ऐसा रहता है, एक्स मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा था, और जिस प्लेन में डीप नीडल प्लेस किया इन दोनों के बीच में एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा है और डीप नीडल इस प्लेन में प्लेस किया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? एक्स। तो ये रिलेशन ऐसा है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एररलेस में है, सब न्यूमेरिकल्स के बुक में भी रहेगा। ठीक है, चलो हर एक डाउट सॉल्व करो, हर एक मिस्टेक सॉल्व करो फाइनल आंसर तक, तभी फिजिक्स अच्छा होने वाला है, राइट। डाउट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, डाउट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत कम दिन है अभी, पढ़ाई एकदम सुपर करो, बहुत कम दिन है, पढ़ाई जम के करो, थोड़ा टाइम बचा है। ओके, अच्छा पढ़ाई करो, स्कोर अच्छा आना चाहिए, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, चलो।